accounts, business studies, economics, Commerce 985। नमस्ते। कभी सोचा है ये जो नोट हमारी जेब में है या जो सिक्के हैं, आखिर इनकी इतनी कीमत क्यों है तो ये बस कागज का टुकड़ा या धातु? आज हम पैसे की इसी दिलचस्प कहानी को समझेंगे। देखेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ और आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया को कैसे चला रहा है। एक मिनट के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना पैसा है, न कार्ड, न यूपीआई, कुछ भी नहीं। तो सुबह की चाय कैसे मिलेगी, बिल कैसे भरेंगे? पैसा आने से पहले इकोनॉमी चलती थी सीधे लेन देन पर, और यकीन मानिए ये उतना आसान नहीं था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें थीं। तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में। इसे कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। सोचिए, एक बहुत बड़ा बाजार है जहां हर कोई अपना सामान सीधे सीधे बदल रहा है। मतलब मुर्गियों के बदले मिट्टी के बर्तन या गेहूं के बदले मछली। इसे सीसी इकोनॉमी भी कहते थे। सीसी मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी। सीधा सा हिसाब, एक सामान दो, दूसरा सामान लो। अब सुनने में तो ये काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन असल में इस बार्टर सिस्टम में 4 इतनी बड़ी दिक्कतें थीं कि इनसे ट्रेड करना, मतलब व्यापार करना, लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसे कहते हैं चाहतों का दोहरा सहयोग। अरे बड़ा फैंसी नाम है, पर मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब है कि आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसे वो चीज चाहिए जो आपके पास है, और साथ ही उसके पास वो चीज हो जो आपको चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना कितना मुश्किल रहा होगा। मान लीजिए आपके पास जूते हैं और आपको चाय चाहिए। अब आप चाय वाले के पास गए, पर उसे जूतों की जरूरत ही नहीं है, उसे तो सेब चाहिए। अब क्या करें? ये जो जरूरतें मैच नहीं होती थीं, ये व्यापार में सबसे बड़ा रोड़ा था। इसकी वजह से जरूरी सामान लेना भी पहाड़ चढ़ने जैसा था। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं। किसी भी चीज की कीमत तय करने का कोई कॉमन स्टैंडर्ड ही नहीं था। मतलब एक गाय की कीमत क्या है? क्या वो 10 मुर्गियों के बराबर है, या 20, या शायद 50? कोई हिसाब ही नहीं था। तय कैसे हो? हर चीज की कीमत ना बस अंदाजे पे चलती थी। जैसे एक जोड़ी जूते की कीमत शायद 10 सेब हों, लेकिन तभी जब सेब मिलना मुश्किल हो, और जब सेब का मौसम आ गया तो हो सकता है वही जूते 2 सेब में मिल जाएं। तो बस मोल भाव चलता रहता था और झगड़े होते थे। और जरा भविष्य के बारे में सोचिए, क्या आप कुछ बचाकर रख सकते थे? बार्टर सिस्टम में फ्यूचर सेविंग तो भूल ही जाइए। आप मछलियां या सब्जियां कब तक जमा करके रखेंगे? वो तो खराब हो जाएंगे। और यहीं से आती है चौथी प्रॉब्लम, फ्यूचर पेमेंट्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। सोचिए, आपने किसी से गाय उधार ली। अब आप 5 साल बाद उसे वापस कैसे करेंगे? क्या गारंटी है कि आप उतनी ही अच्छी गाय वापस कर पाएंगे? तो ये सारी जो दिक्कतें थी ना, इन्होंने ही एक बहुत ही सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी आइडिया को जन्म दिया, और वो था पैसा। लेकिन पैसा सिर्फ सिक्के और नोट नहीं है। पैसा असल में एक 4 पार्ट सोल्यूशन बन के आया, जिसे खास तौर पर बार्टर सिस्टम की उन चारों की चारों समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया था। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि पैसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज। शर्त बस इतनी है कि सब लोग उसे इन 4 कामों के लिए एक्सेप्ट करने को तैयार हों। आपको पता है, हिस्ट्री में लोगों ने नमक, कौड़ियों, या तक कि बड़े बड़े पत्थर के पहियों को भी पैसे की तरह इस्तेमाल किया है। तो पैसा काम कैसे करता है? सोचिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जैसा है। ये सबकी ज़रूरतों को एक कॉमन लैंग्वेज में बदल देता है। तो वो जो चाहतों के दोहरे संयोग वाली प्रॉब्लम थी, वो तो ख़त्म ही हो गई। साथ ही ये एक मेजरिंग स्केल की तरह भी काम करता है, जिससे हम हर चीज़ की कीमत पर अग्री कर सकते हैं। आइए इन फंक्शंस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये हैं प्राइमरी फंक्शंस। मतलब ये पैसे की नींव हैं, सबसे जरूरी काम। बाकी के जो 2 हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, वो इन्हीं प्राइमरी फंक्शंस के ऊपर बने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की मॉडर्न इकोनॉमी में हम पैसे को मेजर कैसे करते हैं, मतलब गिनते कैसे हैं। तो आज के ज़माने में पैसा कैसे गिना जाता है? इसके लिए इकोनॉमिस्ट्स एक टर्म यूज़ करते हैं, मनी सप्लाई। इसका सीधा मतलब है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरी इकोनॉमी में जनता के पास कुल कितना पैसा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ वो पैसा गिना जाता है जो हम जैसे आम लोगों और बिजनेसेस के पास है। सरकार या बैंकों के पास रखा हुआ पैसा इसमें नहीं गिना जाता।
अब ये मनी सप्लाई को मापने के ना कई तरीके होते हैं, जैसे M1, M2, M3, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है M1। M1 में पैसे का सबसे लिक्विड फॉर्म गिना जाता है। लिक्विड मतलब वो पैसा जिसे हम फटाफट आसानी से खर्च कर सकते हैं। तो M1 में आखिर आता क्या क्या है? इसकी 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला तो हो गया फिजिकल कैश, यानी हमारे नोट और सिक्के। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब हमारे सेविंग्स और करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा है। और तीसरा है सेंट्रल बैंक के पास रखी कुछ दूसरी स्पेशल डिपॉजिट्स। पहले पार्ट को थोड़ा और समझते हैं। करेंसी, ये तो हम सब जानते हैं, ये वही फिजिकल कैश है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हमारे बटुए में रखे नोट, हमारी जेब में पड़े सिक्के, ये सब। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस कागज या धातु की अपनी कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार का आदेश है, सरकार का फिएट है। इसीलिए इसे फिएट मनी भी कहते हैं। जिस दिन सरकार का आदेश खत्म, उस दिन इसकी कीमत भी खत्म। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 2000 का नोट। जैसे ही सरकार ने कहा ये नहीं चलेगा, वो रातों रात सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट पर, डिमांड डिपॉजिट्स। ये वो पैसा है जो हमारे बैंक खातों में है, जिसे हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं, जैसे एटीएम से कैश निकालना हो या किसी को चेक देना हो। एक जरूरी बात, इसमें एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि एफडी का पैसा तो एक टाइम के लिए लॉक हो जाता है। तो हमने देखा कि कैसे पैसे ने बार्टर सिस्टम की मुश्किलों को सुलझाया और आज के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम तक का सफर तय किया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम पूरी तरह से डिजिटल करेंसी के दौर में जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब कौन सी नई प्रॉब्लम सामने आएंगी और आने वाले कल में पैसे को और कौन से नए काम करने पड़ेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी दुनिया का नक्शा तय करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.